हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज अपन करने वाले हैं ईसीसीई। ईसीसीई मतलब इसको हम स्कूल पूर्व देखभाल बोलते हैं, है ना। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अभी लोकसभा और राज्यसभा में उठा था, तो ये टॉपिक बहुत चर्चा का विषय है और यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, बिना टाइम गवाए हुए। टाइम को ही आपको लोगों को लेके चलना है। टाइम मैनेजमेंट ही अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट को ही आपको सबसे ज़्यादा करना है। पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल तथा शिक्षा। प्रारंभिक अवस्था की जो देखभाल है वो शिक्षा की सीढ़ी में कौन सा चरण है? प्रारंभिक अवस्था की जो देखभाल है वो शिक्षा की जो सीढ़ी होती है, जब हम ऊपर जाते हैं, 5वीं पढ़ेंगे, 8वीं पढ़ेंगे, 10वीं पढ़ेंगे, तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल है वो सीढ़ी का कौन सा चरण होता है? वो सीढ़ी का पहला चरण होता है। क्या होता है? पहला चरण होता है। अब ये जो ईसीसीई अपन पढ़ रहे हैं, ये ईसीसीई क्या होता है? ईसीसी का मतलब होता है एक ई का मतलब होता है अर्ली। अर्ली का मतलब होता है प्रारंभिक। अर्ली का मतलब क्या होता है हिंदी में? प्रारंभिक। इसके अलावा इस सी का मतलब क्या होता है? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाल्यावस्था या बचपन। चाइल्डहुड का मतलब क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो ई सी का मतलब क्या होगा? अर्ली चाइल्डहुड। दूसरे सी का मतलब क्या हो? तीसरे सी का मतलब हो जाएगा केयर। केयर का मतलब क्या हो जाएगा? देखभाल। केयर का मतलब क्या हो जाएगा? देखभाल। और ई का मतलब क्या हो जाएगा? एजुकेशन। ई का मतलब क्या हो जाएगा? एजुकेशन हो जाएगा ई का मतलब। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है, जो 3 से 6 वर्ष की होती है, उसमें बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है और उनकी केयर भी करना है। इस उद्देश्य से ये जो ईसीई योजना लाई गई है। इस योजना को वर्तमान में आंगनवाड़ी का जो आईसीडीएस है उसके अंतर्गत भी जोड़ दिया गया है। इसके अलावा जो जितनी भी जो पोषण वाटिकाएं वगैरह चलती है, पोषण कार्यक्रम चलते हैं, उनके अंतर्गत भी जोड़ दिया है। ठीक है। ईसीसीई की एक नीति भी आई थी 2013 में। 2013 में ईसीसीई नीति भी आई थी। तो आपसे पूछेंगे कि ईसीसीई नीति कब आई थी? तो ईसीसीई जो नीति आई थी वो 2013 में आई थी। ईसीसीई का जो पहला चरण कौन सा हो जाएगा? मतलब ये जो प्रारंभिक स्वास्थ्य और देखभाल हो जाएगा वो शिक्षा का कौन सा चरण हो जाएगा? तो वो शिक्षा का प्रारंभिक चरण हो जाएगा। कौन सा चरण हो जाएगा? वो शिक्षा का प्रारंभिक चरण हो जाएगा। सारे ही फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन वो करते हैं। ईसीसीई पॉलिसी निर्माण वर्ष है। ईसीसीई जो पॉलिसी आया था वो कब आया था? अभी मैंने बताया। ईसीसीई जो पॉलिसी निर्माण वर्ष है 2013 में आया था। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके अलावा ये पोषण जो 2.0 है आया है, उसका भी एक प्रमुख घटक है। पोषण 2.0 का भी एक प्रमुख घटक है। इसके अंतर्गत ईसीसीई को प्रभावी ढंग से कार्यरत करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, कि ताकि ईसीसीई का जो प्रबंधन हो, ईसीसी के तहत जो मतलब प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, जो टीचर प्रशिक्षण दे बच्चों को, उसका अच्छे से प्रबंधन हो पाए। इसके लिए सरकार 600 करोड़ रुपए आवंटित भी किए हैं। 600 करोड़ रुपए ईसीसी के तहत आवंटित किए हैं। किस लिए? कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया जाता है वो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं विकास संस्थान में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं विकास संस्थान में दिया जाता है। याद रखना, राष्ट्रीय जन सहयोग और विकास संस्थान में आंगनवाड़ियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ये भी फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे पूछेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, जिसको हम निप्सिड भी बोलते हैं, वहाँ पर इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्र न केवल पोषण देते हैं बल्कि शिक्षा भी प्रदान करते हैं। तो इनका ये उद्देश्य है ईसीसी का, कि जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको पोषण केंद्रों के साथ साथ शिक्षा केंद्रों के रूप में भी बदला जाए, है ना। इसके अलावा जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी ईसीसी को मान्यता दी है। उसमें बोला है कि प्रत्येक बच्चे को कम से कम 2 घंटे उच्च गुणवत्ता वाली प्री स्कूल शिक्षा में भेजा जाना चाहिए। प्री स्कूल शिक्षा मतलब कितने की होगी? प्री स्कूल शिक्षा मतलब होगी 2 घंटे की, कम से कम 3 से 6 वर्ष तक की जो होती है। आंगनवाड़ी क्या होते हैं? एक ग्रामीण देखभाल केंद्र होते हैं जिनको हम आश्रय भी बोलते हैं। और वर्तमान में देश में करीब 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं। कितने लाख? अब एक आंगनवाड़ी का मैंने एक पूरा वीडियो ही करवाया है आपको,
उसमें मैंने करीब आंगनवाड़ी के 100 से 150 क्वेश्चन डाले हैं। नहीं देखा है ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूँगी। उसमें पूरे आंगनवाड़ी के क्वेश्चन कवर हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी देश में कार्यरत है। इसमें 6 वर्ष से कम उम्र के लगभग 8 करोड़ बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और विश्व में इस तरह की सेवा वाला ये सबसे बड़ा कार्यक्रम बन गया है। इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गैर अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। बच्चों में विकलांगता की पहचान करना भी इसका उद्देश्य है, जिसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ईसीसीई के अंतर्गत। ईसीसीई कब आई थी? ईसीसीई जो आई थी वो कब आई थी? तो ईसीसीई आई थी 2013 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसीसीई नीति कब आई थी? 2013 में आई थी। 2013 में बाल नीति भी आई थी। एक राष्ट्रीय बाल नीति 1974 में आई थी और फिर से जो आई थी 2030 में आई, 2013 में आई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। भारत सरकार ने 2013 में ही राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था को अपनाया था। इसका उद्देश्य था 6 साल से कम उम्र के बच्चों को विकास के अवसर देना। इसके अलावा ये जो नीति है जो अंतर पीढ़ी चक्र को तोड़ने में भी मदद करती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बाल अधिकार सम्मेलन कब आया था? बाल अधिकार सम्मेलन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। इसमें भी प्रारंभिक जो शिक्षा देखभाल है उसकी बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था किसको बोलते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं जन्म से जो 6 वर्ष तक की अवस्था होती है उसको हम प्रारंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था कब से होती है? जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। जन्म से 6 वर्ष तक की होती है, लेकिन ये जो जन्म से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो आंगनवाड़ी में होती है। लेकिन ईसीसीई ने माना है कि प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है वो जन्म से 8 वर्ष तक होती है। अगर आपसे पूछें कि ईसीसीई के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होती है, तो ईसीसी के अनुसार जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है वो जन्म से 8 वर्ष तक आती है। उन्होंने बोला है कि प्रारंभिक बचपन की व्याख्या में 6 से 8 वर्ष तक के बच्चे भी आते हैं, इसलिए उन्होंने प्रारंभिक बाल्यावस्था को क्या बोला है? जन्म से 8 वर्ष तक की अवस्था भी बोला है, याद रखिएगा। इसलिए उन्होंने प्रारंभिक बाल्यावस्था को जन्म से 8 वर्ष तक की अवस्था बोली। तो अगर आपसे पूछें कि ईसीसी के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या है, तो ईसीसी के अनुसार जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होगी वो जन्म से 8 वर्ष तक की जो अवस्था है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था होगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था में मस्तिष्क के विकास के साथ साथ शारीरिक वृद्धि में भी तेज होती है? ये भी इसी के अंतर्गत ही बात कर रहे हैं, तो वो भी है जन्म से 8 वर्ष तक। जन्म से 8 वर्ष तक मस्तिष्क के विकास के साथ साथ शारीरिक वृद्धि में भी तेजी होती है। अगला है, शैशव अवस्था किसको बोलते हैं? देखो, अपन तो मानते हैं कि जन्म से 2 वर्ष होती है शैशव अवस्था, लेकिन इन लोगों ने जन्म से 1 वर्ष माना है। इन लोगों ने कब माना है? ईसीसी ने कब माना है? जन्म से 1 वर्ष तक माना है, लेकिन अपन कितना मानते हैं? जन्म से 2 वर्ष तक शैशव अवस्था मानते हैं। लेकिन अगर वो लोग ये पूछे कि ईसीसी के अनुसार क्या है, तो ईसीसी के अनुसार जन्म से 1 वर्ष तक की शैशव अवस्था होगी। बाकी अगर नॉर्मली पूछे शैशव अवस्था तो जन्म से 2 वर्ष तक की होगी। संवेदी अवस्था इसको बोलते हैं पियाजे के अनुसार। ईसीसी का उद्देश्य क्या है? पहला लिखा हुआ है उन्होंने उद्देश्य में, पहला उद्देश्य में लिखा है कि 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चों को 2025 तक उपयुक्त देखभाल और शिक्षा तक पहुंच करना। दूसरा इन्होंने लिखा हुआ है कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 2026 तक उपयुक्त देखभाल और शिक्षा तक पहुंच करना। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को 2025 तक उपयुक्त देखभाल तथा शिक्षा प्रदान करना। अब देखो, यही समझ में आ रहा है, 0 बच्चे को हम कैसे शिक्षा प्रदान करेंगे? तो ये तो गलत ही हो जाएगा। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे को 2026 तक, 2026 तक नहीं है, इन्होंने 2025 का लक्ष्य रखा है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको रट लो कि ईसीसी ने कब तक का उद्देश्य रखा है बच्चों को उपयुक्त देखभाल और शिक्षा तक पहुंच के लिए। तो 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे को 2025 तक उपयुक्त देखभाल तथा शिक्षा तक पहुंच की बात बोली गई है। कब से कब तक? 3 से 6 वर्ष तक की आयु के, याद रखना। और कब तक? 2025 तक। ईसीसी नीति कब आई? 2013 में आई।
और कब तक के कब कब तक का बोला है, 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे को बोला है, कब तक, 2025 तक। अगला है ईसीसी की राष्ट्रीय नीति के विकासात्मक विशेषताओं के अनुसार प्रारंभिक जो वर्ष होते हैं उसकी कितनी अवस्थाएं होती है। इन्होंने प्रारंभिक वर्षों की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। इन्होंने प्रारंभिक जो वर्ष होते हैं उसकी 3 अवस्थाएं बताई हैं। अब बात करते हैं कि ये जो 3 अवस्था होती हैं प्रारंभिक वर्षों की, वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बांटा है शिशु अवस्था को। शिशु अवस्था को उन्होंने बोला है 0 से 1 वर्ष, जबकि अपन बोलते हैं लगभग 3 वर्ष तक बोलते हैं, 1 से 3 वर्ष तक बोलते हैं। ठीक है, अपन शिशु बोलते हैं, सॉरी 1 साल तक का ही बोलते हैं। दूसरा उन्होंने बांटा है टॉडलर अवस्था। टॉडलर अवस्था किसको बोलते हैं, 1 से 3 वर्ष तक की जो अवस्था होगी उसको हम क्या बोलेंगे, टॉडलर अवस्था बोलेंगे। एक उन्होंने बांटा है प्री स्कूल अवस्था। प्री स्कूल अवस्था को उन्होंने कितना बोला है, 3 से 6 वर्ष बोला है। इस प्रकार से ईसीसीई की राष्ट्रीय नीति के अनुसार विकासात्मक विशेषताओं के आधार पर प्रारंभिक वर्षों की कितनी उपावस्थाएं हैं, 3 उपावस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो शिशु अवस्था है 0 से 1 वर्ष तक की, दूसरी टॉडलर अवस्था है 1 से 3 वर्ष की, और तीसरी कौन सी होती है, प्री स्कूल अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष की, याद रखना। अगला है ईसीसीई की राष्ट्रीय नीति के अनुसार प्रारंभिक वर्षों की अवस्थाएं हैं गर्भ से जन्म तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 3 से 8 वर्ष तक। मतलब ये पूछ रहे हैं, और ये भी दिया है कि 6 से 11 वर्ष कौन कौन सा होगा। तो देखो इसमें जन्म से 3, गर्भ से जन्म तक तो नहीं होगा, जन्म से 3 वर्ष हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष हो जाएगा, और 3 से 8 वर्ष हो जाएगा। ये तीनों तो हो जाएंगे, लेकिन ये 6 से 11 वर्ष नहीं होगा। तो ये इसके अनुसार उपावस्थाएं हो जाएंगी। उपावस्था या तो हम बोलें कि गर्भ में जो विकास हो रहा है वो भी इसकी प्रारंभिक वर्ष में ही आ जाएगा, जन्म से 3 वर्ष भी आ जाएगा, और 3 से 6 वर्ष भी आ जाएगा। लेकिन ना तो 3 से 8 वर्ष आएगा और ना ही 6 से 12 वर्ष आएगा। तो 1, 2 और 3 इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है ईसीसीई के घटक कितने हैं। देखो ईसीसीई के 4 घटक होते हैं। आपसे पूछेंगे कि ईसीसी के अंतर्गत कितने घटक होते हैं, तो ईसीसी के अंतर्गत 4 घटक होते हैं। ईसीसी के अंतर्गत कौन कौन से घटक होते हैं, 4। तो देखो सबसे पहला होता है घटक बच्चों की देखभाल और सुरक्षा। बच्चों की देखभाल और सुरक्षा इसका पहला घटक होता है। बच्चों की देखभाल और सुरक्षा क्या होगा, इसका पहला घटक हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा एवं विकास। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा व विकास, इसका दूसरा घटक हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा व विकास इसका क्या हो जाएगा, दूसरा घटक हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य और पोषण। तीसरा कौन सा हो जाएगा, स्वास्थ्य और पोषण, इसका तीसरा घटक हो जाएगा। देखो पहले बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, दूसरे में बच्चे की शिक्षा दे रहे हैं और विकास कर रहे हैं। तीसरा स्वास्थ्य और पोषण हो जाएगा। चौथा हो जाएगा परिवार और समुदाय की जिम्मेदारी। चौथा क्या हो जाएगा, परिवार समुदाय की जिम्मेदारी, ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, परिवार समुदाय की जिम्मेदारी ये कैसा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, बच्चों की देखभाल और सुरक्षा। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा और विकास। तीसरा क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य और पोषण। और चौथा क्या हो जाएगा, परिवार समुदाय की जिम्मेदारी, ये चौथा हो जाएगा। इस प्रकार ईसीसीई के 4 घटक होते हैं। स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल और सुरक्षा, प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और विकास, स्वास्थ्य का पोषण, और परिवार समुदाय की जिम्मेदारी, ये 4 घटक ईसीसीई के हो जाएंगे। इनमें पूछ रहे हैं, इनमें कौन सा दिख रहा है, स्वास्थ्य पोषण और स्वच्छता, देखभाल और संरक्षण, प्रारंभिक उद्दीपन, प्रारंभिक अधिगम। तो ये दोनों ऊपर के 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है ईसीसीई में क्या शामिल नहीं है। पर्यावरण द्वारा शिक्षा बिल्कुल है, खेल खेल में शिक्षा ये भी है, शिक्षा प्रकृति की गोद में ये भी है, भ्रमण आयोजित करना, कागज मोड़ना, मिट्टी का काम, चित्रकला, कठपुतली नाच, नाट्य रूपांतरण, ये सारे ही ईसीसीई के घटक में शामिल हैं। तो उपरोक्त सभी इसमें आंसर आ जाएगा। राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा नीति के तहत जो राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा परिषद का गठन किया जाता है,
वो किसके द्वारा किया जाता है। देखो ये भी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये याद रखना है कि इस ईसीसीई नीति के तहत ये एक परिषद गठन होती है। परिषद का नाम क्या होता है? राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा परिषद। अब जब इसका नाम में ही राज्य जुड़ा हुआ है, जब इसके नाम में ही राज्य जुड़ा हुआ है तो कौन बनाएगा इसको? राज्य सरकार बनाएगी। राज्य सरकार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा परिषद का गठन करती है। याद रखिएगा, कौन करती है? राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा परिषद का गठन ईसीसीई नीति के अनुसार कौन करता है? राज्य सरकार करता है। कौन करता है? राज्य सरकार इसका गठन करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य ईसीसीई परिषद के जो प्रशिक्षण दिया जाता है राज्य ईसीसीई में, उस परीक्षण के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? प्रदेश में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख बिल्कुल सही है। शिक्षा के लिए अवधारणा तथा रणनीति तैयार करना, ये भी सही है। समेकित विकास के लिए अपेक्षित गुणवत्ता के साथ पद्धति तैयार करना, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, तो ये सारे ही ईसीसीई परीक्षण के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल नीति को कब अपनाया था? राष्ट्रीय बाल नीति को 1974 में अपनाया था। राष्ट्रीय बाल नीति को कब अपनाया था? 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति को अपनाया था। 22 अगस्त, ये भी याद रखना, 22 अगस्त 1974 को अपनाया था। यह नीति क्या होती है? बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए एक समुचित सुविधा उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय बाल नीति के तहत राज्य को बच्चों को जन्म से पहले और बाद में और बढ़ती उम्र के दौरान सेवाएं देनी पड़ती हैं, ये राज्य का उद्देश्य होता है। इसके तहत एनसीपीसीआर, जिसको हम राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग बोलते हैं, उसकी स्थापना भी हुई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, तो उसकी हुई थी 2007 में। और किसके अंतर्गत आता है ये? महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है ये? महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यही इसका प्रशासनिक नियंत्रण करते हैं। ये उस नीति का परिणाम है जो संयुक्त राष्ट्र में 1959 में एक कन्वेंशन हुआ था बच्चों के लिए, उससे जुड़ा हुआ ये तत्वाधान होता है। तो राष्ट्रीय बाल नीति को कब अपनाया? 22 अगस्त 1974 को अपनाया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? मार्च 2007 में हुई। दोनों ही फैक्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये तो हो गया, ये जो नीति आई थी राष्ट्रीय बाल नीति 1974 में आई थी, ठीक है। लेकिन एक और बढ़ के नीति आई थी राष्ट्रीय बाल नीति, वो कब आई थी? तो वो आई थी 2013 में। मतलब बच्चों के अधिकारों को बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाते हुए राष्ट्रीय बाल नीति को अपना लिया गया था 26 अप्रैल 2013 को। 26 अप्रैल 2013 को इसको अपना लिया गया था। इसको लाया कब गया था? 1974 में लाया गया था, फिर इसको अपडेट करके 2013 में फिर इसको अपना लिया गया। तो या तो आपको 1974 देंगे या 2013 देंगे। ये 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को एक बच्चा मानता है। जो ये बाल नीति आई है 2013 वाली, ये 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के जो लोग बच्चे होते हैं सबको ही बच्चा मानता है। इसमें प्रमुख क्षेत्र दो प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों को चुना गया है। इसमें एक तो बच्चे का अस्तित्व होता है और दूसरा उसके स्वास्थ्य की पहचान होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, इनमें से कौन सा कानून भारतीय संविधान में बच्चों के संदर्भ में प्रावधानित नहीं है? देखो 14 अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सारे लोग समान हैं, चाहे बड़े लोग हों, चाहे छोटे लोग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति के अनुसार किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। जाति के अनुसार, धर्म के अनुसार, हम लिंग के अनुसार भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल जो 16 बोलता है कि लोक नियोजन में अफसर के बारे में बोलता है। लोक नियोजन में अफसर मतलब होता है कि सभी लोगों को जॉब में समान अवसर मिल पाए, रोजगार में सारे अवसर मिल पाए। अनुच्छेद 17 जो होता है अस्पृश्यता का अंत करता है। अब शुरू के जो तीनों दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं भेदभाव वाली बात कर रहे हैं। तो बच्चों से भी भेदभाव ना किया जाए स्कूलों में, कॉलेज में, तो ये ऊपर के तो तीनों दिखेंगे। आर्टिकल 16 बराबर अवसर की बात करता है, जो बच्चों वयस्क हो जाता है, जॉब वाला हो जाता है, उनके लिए बात करता है। तो आर्टिकल 16 इसका नहीं होगा, बाकी के तीनों इसके आंसर हो जाएंगे।
अगला है भारतीय संविधान की धारा 21 बच्चों के संबंध में क्या प्रावधान करती है। यहाँ 21 से आ रहा है, धारा से संबंधित आ रहा है यहाँ आर्टिकल। आर्टिकल 21A होता है, ये आर्टिकल 21A है। आर्टिकल ए क्या बोलता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है ये अनुच्छेद 21। और ये जो अनुच्छेद है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। एक और इससे संबंधित अनुच्छेद रहता है 45 वाला। अनुच्छेद 45 क्या बोलता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा की बात करता है। और अनुच्छेद 21 से क्या करता है, अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसके बारे में बोला गया है। इसके अलावा बात करते हैं अपन दूसरे की, कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध अनुच्छेद 23 में लगाया गया है। अस्पृश्यता को कब समाप्त किया गया, अनुच्छेद 17 में किया गया है। कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है, ये किस में बोला है, अनुच्छेद 14 में बोला है। सारे फैक्ट याद रखना, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की जो आयु है उस अवस्था को क्या माना है, उसको प्रारंभिक बाल्यावस्था माना है। ईसीसीई नीति में जो जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु है उनको उस अवस्था को क्या माना है, उस अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था माना है। फ्रेंड, ये जितने भी वीडियो मैं करा रही हूँ आप मेरे वीडियो देखिएगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं लाती हूँ कि कोई भी टॉपिक मैंने फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा दिया। मैं जब भी अपने चैनल पर आती हूँ ना ही मैं ऐसा कोई वीडियो लेके आती हूँ कि अब रिज़ल्ट आ गया है या वैकेंसी आ गई है या अब कोई आ गया। मेरे जो वीडियोस आपको मिलेंगे उस सारे वीडियोस आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। बहुत ही वैलिड डाटा रहेगा, ऑथेंटिक सोर्स से रहेंगे और सबसे मेन चीज़ रहेगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहते हैं। हम टॉपिक को, ऐसे टॉपिक को कवर कराते हैं जो एग्ज़ाम में आना ही है। फालतू की एक ही एक क्वेश्चन को हम बार बार नहीं पढ़ाते हैं। हर टॉपिक में, हर वीडियो में आपको हमारा क्वेश्चन अलग मिलेगा और टॉपिक अलग मिलेगा। अगर आपको अभी भी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम निकालना है, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप हमारे यूट्यूब के वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। जितने मोस्टली अभी मैंने जो 15-20 दिन में बनाए हैं, उसके पहले मैं भी लगभग 6-8 महीने से बना रही हूँ लगभग, लेकिन जो 20-25 दिन में बनाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जिनके लिए ये एग्ज़ाम मतलब बहुत मेहनत से तैयारी कर रही हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो एफ़र्ट कर सकती हैं लड़कियाँ, वो हमारे 3 बैचों में से बैच ले सकती हैं, जिसकी जैसी स्थिति हो वैसा। सबसे मेन जो बैच है हमारा हम जीतेंगे बैच है, वहाँ पे हम इसी प्रकार के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन को ट्रिक द्वारा करा रहे हैं। सारे टॉपिक जो होते हैं ट्रिक के साथ होते हैं, उनमें वीडियो होती है ट्रिक की। इसके अलावा उनमें थ्योरी होती है, एमसीक्यू होते हैं और साथ में रोज़ रात को टेस्ट होता है। ये सारा आपको हमारे हम जीतेंगे बैच में मिलेगा। इसका चार्ज क्या है, इसका चार्ज है 499 रुपये। पहले ये 799 का था लेकिन अभी 499 में हुआ है। दूसरा है हमारा प्रैक्टिस बैच, जिसको मैं एमसीक्यू बैच बोलती हूँ। प्रैक्टिस बैच में क्या होगा, ये आपको 399 का मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेंगे, इसमें हर टॉपिक के आपको एमसीक्यू मिलेंगे। अब जैसे ये मिलेंगे कहाँ पे, ये सारा मिलेगा आपको टेलीग्राम पर। हम आपको टेलीग्राम से ऐड कर लेंगे उन ग्रुप, ये टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट है, उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो पेमेंट करते हैं। तो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो वहाँ उस टेलीग्राम ग्रुप में सारी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगी पूरे हर टॉपिक के, चाहे वो अधिनियम हो, चाहे योजना हो, चाहे बाल विकास हो, चाहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो, चाहे बाल कानून हो, बाल संस्थाएँ हो, ICMR की रिपोर्ट हो, गर्भवती महिला हो, धात्री महिला हो, सारे टॉपिक, चाहे पोषण हो, कुपोषण हो, टीकाकरण हो, सब कुछ टोटल, मानव अंग, मानव ग्रंथि, मानव हार्मोन, पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, सब कुछ आपको एमसीक्यू रूप में मिल जाएगा। तो हर टॉपिक की अगर आपकी तैयारी हो गई है और आप चाहते हैं कि आपको हर टॉपिक के एमसीक्यू लगाना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाती है तीसरे की, तो तीसरा बैच जो है हमारा टेस्ट बैच है, उसका चार्ज है केवल 199 रुपये। उसमें आपको कोई PDF नहीं मिलेगा, उसमें केवल आपको एक टेलीग्राम में टेस्ट ग्रुप मिल जाएगा जो कि आपको हम जीतेंगे बैच और प्रैक्टिस बैच के साथ भी मिलेगा। वहाँ पर आप जुड़कर वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। जो इन दोनों बैचेस का टेस्ट होते हैं वो आप वहाँ पर दे सकते हैं, है ना। तो बहुत शानदार प्रश्नों की तैयारी कराई जा रही है। आज जो हमारे ग्रुप में टेस्ट है, आज हमारे ग्रुप में टेस्ट है अमीनो अम्लों का और फैटी अम्ल का।
कौन सा अम्ल आवश्यक होता है, कौन सा फैटी अम्ल आवश्यक होता है। अमीनो अम्ल की बात नहीं कर रही हूँ, फैटी अम्ल की बात कर रही हूँ। लिनोलिक अम्ल क्या होता है, ओमेगा 6 क्या होता है, ओमेगा 3 क्या होता है, ये कल हमने ट्रिक द्वारा याद करवाया है। जितने अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो भी हमने ट्रिक द्वारा याद करवाए हैं हमारे स्टूडेंट को, और उनको उनकी तैयारी भी करवाई है, उसकी थ्योरी भी दी है, उसके एमसीक्यू भी दिए हैं, और आज उसका टेस्ट हो जाएगा और वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे ही टॉपिक आपको मिल जाएंगे, थ्योरी भी, एमसीक्यू भी, वीडियो भी, सब कुछ। और ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक से हमने 12-15 क्वेश्चन निकाल दिए। एक टॉपिक से जितने मैक्सिमम बन सकते हैं, 100 भी बन सकते हैं, 200 भी बन सकते हैं, 500 भी बन सकते हैं। सोन न्याय अधिनियम के करीब 300 क्वेश्चन बने हैं, जो कि मध्य प्रदेश का 2022 वाला है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 6260190944। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको मुझे व्हाट्सअप करके बोलना है कि मैम हमें आपका प्रैक्टिस बैच लेना है, या हम जीतेंगे बैच लेना है, या जो भी बैच आपको लेना है आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके बोल सकते हैं, है ना। और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जो पब्लिक ग्रुप की लिंक है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आपको मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी मिल जाएगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आकांक्षा1957। आकांक्षा1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा है। विकासात्मक परिवर्तन के आधार पर बोल रहे हैं, तो विकासात्मक परिवर्तन के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा बांटा है? एक तो बांटा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, और एक बांटा है क्या? उत्तर बाल्यावस्था। एक प्रारंभिक और एक बांटा है उत्तर। प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है वो 2 से 7 वर्ष तक की रहेगी। इसको हम खिलौनों की आयु भी बोलते हैं, खेलने की नहीं बोलते, खिलौनों की बोलते हैं, पूर्व टोली की अवस्था बोलते हैं, खोजपूर्ण आयु भी बोला जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को और क्या बोला जाता है? खोजपूर्ण आयु भी बोला जाता है। जबकि जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वो 8 साल तक की जो अवस्था होती है वो उत्तर बाल्यावस्था होती है। 7 से 12 वर्ष तक की जो होती है उत्तर बाल्यावस्था होती है। इसमें मस्तिष्क के विकास होता है, मस्तिष्क की विकास करने में सहायता मिलती है ना। और कई विकासात्मक अवस्थाएं होती हैं, खेल की उम्र भी ये कहलाती है। तो विकासात्मक परिवर्तन के आधार पर ईसीसी के अनुसार कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, और एक कौन सी होती है? उत्तर बाल्यावस्था होती है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रख लीजिएगा कि अगर वो आपसे पूछें कि विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो कब से कब तक होती है, तो याद रखिएगा जो प्रारंभिक बाल्यावस्था वो बोलेंगे उसको याद रख लीजिएगा जन्म से, प्रारंभिक बाल्यावस्था को याद रख लीजिएगा जन्म से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था को याद रख लीजिएगा 6 से 12 वर्ष। ठीक है, ऐसे क्योंकि अभी अपन ने पहले पढ़ा था, उन्होंने बताया था कि जन्म से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। अगला है, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु की अवधि को क्या कहते हैं? हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसको शैशव अवस्था को 2 वर्ष तक का मानते हैं, लेकिन इन्होंने क्या बोला है? जन्म से 1 वर्ष तक की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाएगी? किस अवस्था को उन्होंने बोला है कि ये अवस्था जो होगी वो शैशव अवस्था कहलाएगी? तो शैशव अवस्था ही बोला है। जन्म से 1 वर्ष तक की अवस्था को उन्होंने क्या बोला है? शैशव अवस्था बोला है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ शैशव अवस्था को कितने वर्ष तक का मानते हैं? 2 वर्ष तक का मानते हैं। तो पहले ब्लैंक में क्या आ जाएगा? शैशव अवस्था आ जाएगी, और दूसरे ब्लैंक में क्या आ जाएगा? 2 वर्ष आ जाएगा। मतलब जन्म से 1 वर्ष तक की अवधि तक ईसीसीई के अनुसार बोल रहे हैं। ईसीसी के ई के अनुसार जो 1 वर्ष तक की आयु की अवधि है उसको हम क्या बोलेंगे? शैशव अवस्था बोलेंगे। लेकिन कुछ लोग शैशव अवस्था को कितना वर्ष तक मानते हैं? 2 वर्ष तक। लेकिन ये कितना मान रहे हैं? ईसीसी कितना मान रही है ना? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कितना मान रही है? तो ये 1 वर्ष तक ही मान रही है। लेकिन वैज्ञानिक दूसरे इसको कितना मानते हैं? 2 वर्ष तक का मानते हैं। 2 ब्लैंक इसमें दिए हैं, दोनों ब्लैंकों के आंसर हैं।
अगला क्वेश्चन है, डैश एक प्रकार की संस्थागत अवस्था होती है जिसमें विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों को घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया जाता है। कौन क्या होते हैं, उनको बोलते हैं हम शिशु केंद्र। शिशु केंद्र क्या होते हैं, ऐसे केंद्र होते हैं जहाँ पर माताएं काम करने जाती हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, इनकी लोगों की अनुपस्थिति में देखभाल करने वाले लोग नहीं होते हैं, तो वो एक तरीके से विकल्प के रूप में, देखभाल के रूप में शिशु केंद्र में रख सकते हैं। एक राष्ट्रीय शिशु केंद्र क्रंच योजना भी आई थी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत। कौन सी आई थी, राष्ट्रीय शिशु क्रंच योजना भी आई थी। ये कब आई थी, 2017 में ये आई थी। ठीक है, तो क्या होता है, शिशु केंद्र क्या होता है, एक प्रकार की संस्थागत अवस्था होती है जो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, जिनके पास घर में देखभाल के लिए अभी उपलब्ध कोई विकल्प नहीं है, उनके लिए शिशु केंद्र बनाया जाता है। ईसीसीई में इसके लिए चर्चा की गई है। अगला है, डे केयर सेंटर क्या है। अब डे केयर सेंटर से ही समझ लो कि जो दिन में देखभाल करने वाला हो, तो बच्चों की देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया है। इसके लिए तो शिशु केंद्र बनाया है, एक प्रकार का पार्क दोनों। अगला ऑप्शन है, दिन में देखभाल करने वाले केंद्र होते हैं जिसमें शिशुओं को और विद्यालय पूर्व बच्चों को घर में प्रमुख देखभालकर्ता की अनुपस्थिति में विद्यालय पूर्व वर्षों में देखभाल की जाती है। डे केयर सेंटर को दिन में देखभाल करने वाले केंद्र होते हैं, शिशु केंद्र का ऐसा कुछ नहीं है। तो डे केयर सेंटर को स्पेशली हम जो अनौपचारिक शिक्षा केंद्र होते हैं ना, आंगनवाड़ी टाइप, उनको भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, दिन में बच्चों को शिक्षा के लिए रखा जाता है। अगला है, 2 से 3 वर्ष तक के बच्चों को और क्या बोला जाता है। देखो, शिशु तो किसको बोला जाता है, जो 1 वर्ष का बच्चा होता है। टॉडलर क्या होता है, 1 से 3 वर्ष का बालक होता है। तो टॉडलर किसको बोलते हैं हम, 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों को बोलते हैं। तो 2 से 3 वर्ष के बच्चों को क्या बोल सकते हैं, टॉडलर ही बोल सकते हैं। तो क्या उत्तर आ जाएगा इसका, टॉडलर आ जाएगा। अगला है, डैश तक के आयु के बच्चों को पूर्व स्कूलगामी बच्चा या विद्यालय पूर्व बच्चा कहलाते हैं। कौन सा बच्चा कहलाता है, विद्यालय पूर्वगामी या पूर्व बच्चा कहलाता है। तो विद्यालय से पूर्वगामी या विद्यालय पूर्व बच्चा कहलाता है। 1 से 6 वर्ष तक का पूरा ही बच्चा कहलाएगा, क्योंकि ये 1 साल का बच्चा थोड़ी ना गया है स्कूल। तो 1 से 6 साल तक के बच्चे को ही हम ये विद्यालय बोल रहे हैं, ये प्री विद्यालय नहीं बोल रहे हैं, ये विद्यालय बोल रहे हैं। और विद्यालय पूर्व बच्चा बोल रहे हैं या पूर्व स्कूलगामी बच्चा बोल रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 से 6 वर्ष तक का जो बच्चा होगा वो पूर्व स्कूलगामी बच्चा या विद्यालय पूर्व बच्चा आ जाएगा, या तो पूर्व स्कूलगामी आ जाएगा या विद्यालय पूर्व आ जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन दे रही हूँ आज का। हरलॉक ने विकास की अवस्था को कितने भागों में बांटा है। हरलॉक ने विकास की अवस्था को कितने भागों में बांटा है, सारे लोग इसका कमेंट कीजिएगा। हरलॉक ने विकास की अवस्था को कितने भागों में बांटा है, हरलॉक ने विकास की अवस्था को कितने भाग में बांटा है, सारे लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। हरलॉक ने विकास की अवस्था को कितने भागों में बांटा है। फ्रेंड देखिए, इस प्रकार की ई बुक मिलेगी, ये कंप्यूटर की ई बुक मिलेगी आपको हमारे बैच में हम जीतेंगे में और प्रैक्टिस बैच दोनों में मिलेगी। इसमें 1000 प्लस MCQ रहेंगे, MS ऑफिस, इंटरनेट, मोबाइल संचालन का ज्ञान। इसके अलावा ये विभागीय योजनाओं की ई बुक रहेगी, इसमें ये सारी विभाग की योजनाएं रहेंगी। 1000 प्लस MCQ रहेंगे और ये पूरा बैच है जिसमें प्रैक्टिस, थ्योरी, MCQ, वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। हम जीतेंगे बैच का है, ये प्रैक्टिस बैच का है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, संपूर्ण सिलेबस है, 15000 प्लस MCQ है, टेस्ट सीरीज़ है। इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज़ का प्राइस है 199। ये इस प्रकार की बुक आपको मिलेंगी। स्वास्थ्य नीति योजनाएं, अधिनियम के 2000 प्लस MCQ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, स्कूल पूर्व शिक्षा, ये मेंस के नोट्स है। तो जो भी आप ये इस प्रकार की बुक हर टॉपिक की मिलेगी, न्यूट्रिशन की भी मिलेगी और आपको कार्बोहाइड्रेट का अलग मिलेगा, प्रोटीन का अलग मिलेगा, ICMR का अलग मिलेगा। ऐसे हर अलग अलग टॉपिक के MCQ मिल जाएंगे। एक ही जगह पर आप को सर्च करके किसी भी टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगा सकते हैं। एक जगह पे आपको सारे MCQ मिल जाएंगे। तो बस आपको जाना है टेलीग्राम पर और पूरे PDF देखना और उनको याद करवाना है। कुछ भी नहीं पढ़े हो ना और केवल वो MCQ अकेले लगा लोगे ना तो भी हो जाएगा। अभी भी आपके पास देने, और हो सकता है आपको अभी एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम के समय जब भी आपका रोल नंबर आए तो हो सकता है आपका 1 महीने बाद एग्ज़ाम हो। तो अगर आप वो MCQ ही लगा लोगे ना तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमने MCQ भी सारे टॉपिक के दिए हैं। इसके अलावा ट्रिक भी पढ़ना चाहते हो वीडियो में तो आप वीडियो ट्रिक भी देख सकते हो।
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षण कार्य क्षेत्र में कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं, कौन सी सेवाएं होती हैं? शिशु देखभाल केंद्र और डे केयर सेंटर बिल्कुल होता है। नर्सरी स्कूल और गैर सरकारी संगठन ये भी होता है। समेकित बाल विकास सेवाएं भी होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है सरकार द्वारा समेकित जो बाल विकास योजना है उनके अंतर्गत समेकित बाल विकास योजना मतलब क्या हो जाएगा? आईसीडीएस। आईसीडीएस मतलब कब बना था? 2 अक्टूबर 1975 में आईसीडीएस बना था। तो ये बोल रहे हैं कि इसके अंतर्गत कौन कार्यरत है? तो आईसीडीएस के अंतर्गत कौन कार्यरत होता है? आंगनवाड़ी कार्यरत होती हैं। समेकित बाल विकास द्वारा संचालित समेकित बाल योजना के अंतर्गत कौन कार्यरत होता है? आंगनवाड़ी कार्यरत होती हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षक के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? सीखने का आधार खेल हो, बिल्कुल सही है। शिक्षा का आधार कला हो, ये भी सही है। विशेषज्ञता की बजाय अनुभव को प्रमुखता दी जाए, ये भी सही है। तो ये भी इसका भी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों की रुचियां, प्रवृत्तियां तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है? तो बच्चों की रुचियों को ध्यान दे रहे हैं मतलब बाल केंद्रित हो रहा है। तो शिशु नहीं होगा, शिशु की थोड़ी ना शिक्षा दी जाती है, ना ही वयस्कों को दी जाती है। तो क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित उपागम हो जाएगा। ऐसी शिक्षा जो बच्चों की रुचियां, प्रवृत्तियां और क्षमताओं को ध्यान में रखकर की जाती है उनको हम क्या बोलते हैं? बाल केंद्रित उपागम शिक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा उपागम बोलते हैं। ईसीसी जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है उसमें इसमें बच्चों को प्रारंभिक वर्षों में शिक्षा देने की बात करते हैं। अपन बोलते हैं ना अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली का मतलब ही होता है प्रारंभिक अवस्था। इसमें बच्चों को एक अच्छा वातावरण देने की बात की गई है। सामाजिक और भाषाई कौशल विकसित करने की बात की गई है ना। इसके अलावा घटक मैंने आपको बता ही दिए। टोटल इसमें कितने घटक हैं? 4 हैं। बच्चों की देखभाल और सुरक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा और विकास है, स्वास्थ्य और पोषण है, और परिवार और समुदाय की भागीदारी। मतलब देखभाल, शिक्षा, पोषण और समुदाय की भागीदारी, चारों चीज़ें याद रखना। भारत सरकार के अंतर्गत डैश के अंतर्गत छोटे बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनवाड़ियों के द्वारा दी जाती है। ये आंगनवाड़ी किसके द्वारा संचालित होती हैं? आईसीडीएस के अंतर्गत संचालित होती हैं। कब आया था ये? 2 अक्टूबर 1975 में आया था। गांधी जी की 106वीं जयंती पर इसको लाया गया था। और वर्तमान में अगर हम हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 84,000 आंगनवाड़ियाँ हैं। और भारत की बात करें तो भारत में लगभग 14 लाख केंद्र आंगनवाड़ी के हैं। आंगनवाड़ी की बात करते हैं तो प्रत्येक 400 से 800 की जनसंख्या पर, प्रत्येक 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में होना चाहिए। और 300 से 800 की जनसंख्या पर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में होना चाहिए। मिनी आंगनवाड़ी की बात करें तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 150 से 400 और आदिवासी क्षेत्रों में 150 से 300। प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा के मूल उद्देश्य क्या होते हैं? बच्चों का समग्र विकास बिल्कुल है। औपचारिक विद्यालयों के लिए तैयारी ये भी है। महिलाओं बच्चों के लिए सहायक सेवा प्रदान करना ये भी है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है डैश एक ऐसी जगह है जहां बच्चे दूसरे बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं। कौन सी ऐसी जगह होती है? हाई स्कूल में नहीं होते, सेकेंडरी स्कूल नहीं होते, प्री स्कूल में बच्चे खेलते हैं, इसलिए उनको दूसरे बच्चों के साथ रहना पसंद होता है। इसलिए वो दूसरे बच्चों को साथ रहने के लिए मतलब अट्रैक्ट होते हैं दूसरे बच्चों के साथ के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक नीति आई है साथी। एक नीति आई है साथी, ये भी प्रारंभिक बच्चों के देखभाल के लिए आई है। ठीक है, एक नीति आई है साथी, वो भी याद रखना। जैसे कि ये प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए होती है ईसीसी, ये जो साथी होती है ये उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था के लिए होती है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं, ऑप्शन में दे सकते हैं कि साथी किसके लिए है। तो जो सेकेंडरी एजुकेशन करते हैं उनके लिए साथी रहेगी, जो प्रारंभिक देखभाल करेंगे उनके लिए क्या रहेगी? ईसीसी रहेगी। ईसीसी अभी लोकसभा में बहुत ज़्यादा चर्चा का सब्जेक्ट रहा था ईसीसी, तो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको मैंने करवा दिया है। ऐसा बहुत सारे टॉपिक में करवाऊंगी, तो सारे लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लास्ट में आज रात को मैं जो वीडियो लेके आऊँगी उसमें जितने भी मध्य प्रदेश में शिशु गृह हैं, बाल गृह हैं, है ना, और विशेष गृह हैं, संप्रेषण गृह क्यों होते हैं, ये किस लिए बनाए गए हैं, बच्चे कब तक रुक सकते हैं, ये हम उसमें करेंगे। ये साथी साथी का जो फुल फॉर्म है इसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टेस्ट
एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम, एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इनके लिए मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कराती है सरकार। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। चाहे वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।